नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबको, मतलब हर किसी को छूता है। हमारी अपनी एनर्जी, पर्सनल एनर्जी। हाँ, बिल्कुल। आपके भेजे हुए स्रोत एनर्जी मंत्रा गाइड के आधार पर अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा शरीर और मन असल में ऊर्जा कैसे बनाते हैं। और सबसे जरूरी, इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं इस गाइड में क्या खास बातें हैं। हाँ, और ये विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऊर्जा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप थके हुए नहीं हैं। हम्म। ये तो हमारी सेहत, हमारे काम, हमारे मूड, मतलब हर चीज की एकदम बुनियाद है। सही बात है। और इस गाइड की जो खास बात मुझे लगी, हम्म। वो ये है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से टिप्स नहीं देती। अच्छा। नहीं, ये पहले कहती है रुको, पहले खुद को समझो, एक सेल्फ असेसमेंट करो, फिर विज्ञान को जानो कि अंदर चल क्या रहा है, और उसके बाद सही कदम उठाओ। ये अप्रोच बहुत सॉलिड है। ओके, तो ये सेल्फ असेसमेंट मतलब शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, गाइड में एक प्रश्नावली है, क्वेश्चनेयर टायर, हम्म। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अभी क्या लेवल है। हम्म। सवाल सीधे हैं, जैसे सुबह उठकर कैसा लगता है, फ्रेश या थका हुआ? अच्छा। दिन में फोकस कैसा रहता है, ध्यान भटकता है क्या? नींद कैसी आती है, गहरी या कच्ची पक्की? पाचन ठीक है? हाँ, ये सब बेसिक सवाल है पर जरूरी है। बहुत जरूरी। और जब लोग ये करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। गाइड में भी इसका जिक्र है। क्या पैटर्न? शरीर और मन का गहरा कनेक्शन। अक्सर ऐसा होता है कि जिनका फिजिकल एनर्जी स्कोर कम है, उनका मेंटल एनर्जी स्कोर भी कम ही निकलता है। ओह, अच्छा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गाइड में उदाहरण भी दिया है, जैसे मान लीजिए रात को नींद ठीक से नहीं आई, तो ये एक शारीरिक समस्या है ना? हाँ। तो अगले दिन क्या होता है? फोकस करना मुश्किल, ध्यान लगाना मुश्किल। ये एक मानसिक काम है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। या फिर कोई लंबे समय से स्ट्रेस में है, तनाव में है, ये एक मानसिक स्थिति है। राइट। तो उसके लक्षण शरीर पे दिखते हैं, जैसे पाचन की दिक्कतें होने लगती हैं या बेवजह की थकान महसूस होती है। हाँ, ये भी देखा है। तो यहीं से पूरी बात खुलती है। ऊर्जा कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी कनेक्टेड सिस्टम है। शरीर और मन दोनों साथ चलते हैं। एक को ठीक करना है तो दूसरे पर भी ध्यान देना ही होगा। ठीक है, ये कनेक्शन वाली बात समझ आई। तो अब सवाल ये है कि ये ऊर्जा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आखिर बनती कैसे है? कहाँ से आती है ये? हाँ, ये मिलियन डॉलर सवाल है। गाइड कहता है कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली एक पक्की बायोलॉजिकल, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यहीं पर एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी की। माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम सुना है, सेल्स के पावर हाउस। एग्जैक्टली। गाइड इन्हें यही कहता है, सेल्यूलर पावर हाउस या ऊर्जा घर। ये छोटे छोटे से हिस्से हमारे हर सेल के अंदर होते हैं, हर एक सेल में। अच्छा। और इनका मुख्य काम है हमारे भोजन से मिले न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज, फैट्स, और जो हम सांस लेते हैं उससे मिली ऑक्सीजन, हाँ। इन दोनों को इस्तेमाल करके एक खास मॉलिक्यूल बनाना। उसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, ओके। इस एटीपी को आप समझ लीजिए शरीर की एनर्जी करेंसी, ऊर्जा का सिक्का। करेंसी मतलब जैसे हम पैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जैसे हमें कुछ खरीदना हो तो हम रुपए खर्च करते हैं ना, वैसे ही हमारे सेल्स को कोई भी काम करना हो, चाहे वो मांसपेशियों को सिकोड़ना हो, सोचना हो, दिल का धड़कना हो, खाना पचाना हो, हर काम के लिए उन्हें एटीपी खर्च करना पड़ता है। वाह, ये तो कमाल का एनालॉजी है, एनर्जी करेंसी। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया जिससे एटीपी बनता है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये काफी जटिल है, कई स्टेप्स में होती है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरह का कारखाना चलता है, जो खाने और ऑक्सीजन को लेकर धड़ाधड़ एटीपी बनाता रहता है। बहुत सारा एटीपी। तो मतलब ऊर्जा हमारे अंदर ही बन रही है। बिल्कुल। यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जिसका जिक्र गाइड में भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एनर्जी कॉफी पीने से मिलती है। हाँ, या एनर्जी ड्रिंक से, या कुछ मीठा खा लेने से, जैसे हम उसे बाहर से अंदर ले रहे हैं। हाँ, और यहीं पर गाइड हमारी सोच को चैलेंज करता है। ये सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो गाइड लाता है। क्या? कि ऊर्जा बाहर से ली नहीं जाती, बल्कि अंदर बनाई जाती है। अच्छा, बनाई जाती है। हाँ, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरा नजरिया बदल देता है। अब फोकस सिर्फ कैफीन या चीनी पर नहीं रहता। फोकस शिफ्ट हो जाता है अपनी अंदरूनी फैक्ट्री पर, अपने माइटोकॉन्ड्रिया पर। उन्हें कैसे स्वस्थ रखें, उन्हें सही कच्चा माल कैसे दें। कच्चा माल मतलब?
मतलब सही भोजन और ऑक्सीजन, और मशीनरी भी अच्छी चाहिए, यानी स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। तो ऊर्जा बढ़ाने का असली मतलब हुआ इस अंदरूनी फैक्ट्री की एफिशिएंसी, उसकी कार्यकुशलता बढ़ाना, बाहरी उत्तेजकों से हटकर अंदरूनी सुधार पर ध्यान देना। ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है सोचने के तरीके में। ये तो शारीरिक ऊर्जा की बात, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी। अब आते हैं मानसिक ऊर्जा पर, मेंटल एनर्जी। गाइड कहता है ये भी उतनी ही असली है, हाँ, और शायद उतनी ही जरूरी भी। पर इसकी करेंसी एटीपी नहीं है। नहीं, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। यहाँ मेन रोल होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो केमिकल मैसेंजर्स जो दिमाग में सिग्नल भेजते हैं, ओके। और ब्रेन के अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। अच्छा। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने पहले कहा, हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन हमारी कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 25% इस्तेमाल कर लेता है। 25%? हाँ, वो भी ज्यादातर आराम की हालत में। हाँ, जब हम कुछ खास नहीं भी कर रहे होते, तब भी दिमाग लगातार काम कर रहा होता है और खूब सारी एनर्जी खा रहा होता है। बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, दिमाग एक असली ऊर्जा भक्षक है, और हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारा फोकस, हमारी प्रेरणा, हमारा मूड, ये सब दिमाग में मौजूद खास केमिकल संदेशवाहकों यानी न्यूरोट्रांसमीटरों के एक बहुत नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। गाइड 4 मुख्य खिलाड़ियों का जिक्र करता है। कौन कौन से? पहला है डोपामाइन। इसे प्रेरणा अणु या मोटिवेशनल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये हमें किसी लक्ष्य की तरफ खींचता है, उसमें रुचि बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, डोपामाइन। दूसरा है सेरोटोनिन। ये मूड को स्थिर रखता है, हमें शांत, संतुष्ट महसूस कराता है। जहां डोपामाइन भविष्य की ओर खींचता है, सेरोटोनिन हमें वर्तमान में टिकाए रखता है। ओके, डोपामाइन और सेरोटोनिन। तीसरा है एसिटाइलकोलिन। ये फोकस और सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इसे आप दिमाग का स्पॉटलाइट समझ सकती हैं। जब ये एक्टिव होता है तो हम किसी चीज पर ध्यान लगा पाते हैं। स्पॉटलाइट, अच्छा है। और चौथा है गाबा। गाबा ये दिमाग को शांत करने वाला मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, बेचैनी कम करता है, ताकि फालतू में मानसिक ऊर्जा खर्च ना हो। तो इन चारों का बैलेंस जरूरी है मानसिक ऊर्जा के लिए। बिल्कुल, इनका संतुलन बिगड़ा तो फोकस गया, मूड खराब, प्रेरणा खत्म। गाइड में डिसीजन फिटीक का भी जिक्र है, मतलब निर्णय लेने से होने वाली थकान। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आइडिया ये है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारा सेल्फ कंट्रोल, वो एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी की तरह? हाँ, जैसे कसरत करने से मांसपेशी थक जाती है, वैसे ही लगातार निर्णय लेने से या खुद को कंट्रोल करने से हमारी मानसिक मांसपेशी भी थक जाती है। अच्छा। सोचिए ना, हम दिन भर में कितने छोटे बड़े फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनना है से लेकर नाश्ते में क्या खाना है, काम पर कौन सा टास्क पहले करना है, शाम को क्या करना है, हजारों निर्णय। हाँ, सही बात है। गाइड समझाता है कि हर निर्णय, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हमारी मानसिक ऊर्जा के भंडार से थोड़ी सी ऊर्जा खींच लेता है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, ये भंडार खाली होता जाता है, और फिर क्या होता है, हमारे निर्णय लेने की क्वालिटी गिरने लगती है। मतलब हम शायद आसान रास्ता चुन लें, भले ही वो सही ना हो, या बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दें, या फिर टाल मटोल करने लगें। हाँ, ये शाम तक ज्यादा होता है। बिल्कुल। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि अपने सबसे जरूरी काम या मुश्किल फैसले सुबह करने चाहिए, जब आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ओके। तो ये दिखाता है कि मानसिक ऊर्जा का असली खेल सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? असली खेल है अपने ध्यान को, अपने फोकस को बचाए रखना और सही जगह इस्तेमाल करना। प्रॉब्लम अब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं रह गई है, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की ज्यादा है। अपने ध्यान को कैसे मैनेज करें, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। अटेंशन मैनेजमेंट, ये नया पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो हमने सेलुलर लेवल पे बात की, न्यूरो लेवल पे बात की। अब आते हैं एक और बड़े लेवल पर, हार्मोन्स। हाँ, ये मास्टर रेगुलेटर्स हैं। गाइड 3 मुख्य हार्मोन्स पर रोशनी डालता है, कॉर्टिसोल, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन। इन्हें एक तिकड़ी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों मिलकर हमारी ओवरऑल एनर्जी की फीलिंग को बहुत गहराई से कंट्रोल करते हैं, और इनका संतुलन हमारी ऊर्जा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इनका रोल क्या है संक्षेप में? ठीक है, देखते हैं। पहला है कॉर्टिसोल। इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, पर ये वेकअप हार्मोन भी है। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह इसका लेवल बढ़ता है
और यही हमें नींद से जगाने में मदद करता है। ये हमें अलर्ट करता है, जरूरत पड़ने पर तनाव का सामना करने के लिए तैयार करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब तनाव लगातार बना रहे, क्रॉनिक स्ट्रेस आजकल की जिंदगी में जैसा होता है। हाँ। तब कॉर्टिसोल का जो नेचुरल उतार चढ़ाव है वो बिगड़ जाता है। ये लगातार हाई रह सकता है और इसके नतीजे बहुत खराब होते हैं। नींद की समस्या, चिंता और जाहिर है एनर्जी बिल्कुल डाउन। ओहो, तो कोर्टिसोल का बैलेंस जरूरी है। बहुत। अब दूसरा है इंसुलिन। इसे एनर्जी स्टोरेज हार्मोन कह सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज। हाँ, जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, तो खून में शुगर का लेवल बढ़ता है। इंसुलिन का काम है इस शुगर को खून से निकालकर सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सके। हाँ, या फिर अगर जरूरत ना हो तो फैट के रूप में स्टोर हो जाए। ये भी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कहाँ? आजकल के खान पान में रिफाइंड कार्ब्स, चीनी वाली ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। हाँ। जवाब में इंसुलिन भी तेजी से रिलीज होता है। नतीजा, ब्लड शुगर तेजी से गिरता है और हमें वो शुगर क्रैश महसूस होता है। एकदम से थकान, चिड़चिड़ाहट। हाँ, वो दोपहर के खाने के बाद वाली फीलिंग। बिल्कुल। और अगर ये रोज रोज होता रहे लंबे समय तक, तो शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होने लगता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये टर्म सुना है। हाँ, और ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है। और ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से गड़बड़ा देता है। शरीर ऊर्जा को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। बाप रे। तो खान पान का सीधा असर इंसुलिन पर और इंसुलिन का सीधा असर एनर्जी पर। एग्जैक्टली। अब तीसरा है थायराइड हार्मोन। हमारी गर्दन में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, थायराइड। हाँ। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का मास्टर स्विच है। ये तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा जलाएगा, कितनी तेजी से सारे काम करेगा। मास्टर स्विच। हाँ, अगर थायराइड कम काम कर रहा है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो सब कुछ धीमा पड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा, थकान, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। ओहो, तो ये तीनों कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायराइड आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और यहीं पर गाइड एक बहुत बहुत गहरी बात बताता है। क्या? वो कहता है कि हमारी आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम का ओवरलोड, नींद की कमी, प्रोसेस्ड खाना, हाँ, जो हम सब फेस करें। अब दूसरी तरफ है हमारी करोड़ों साल पुरानी बायोलॉजी। हमारा शरीर तो बना है तनाव के छोटे दौर और फिर आराम के लिए, भोजन की उपलब्धता और फिर कमी के चक्र के लिए। अच्छा, जैसे हमारे पूर्वजों के टाइम में था। हाँ, उन्हें तनाव होता था, पर वो शॉर्ट लिव्ड होता था। जैसे कोई जंगली जानवर दिखा, भागे, बच गए, फिर रिलैक्स। आज हमारा तनाव कैसा है? अक्सर हल्का पर लगातार। डेडलाइन का स्ट्रेस, ट्रैफिक का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का स्ट्रेस, ये चलता ही रहता है। सही बात है। नतीजा, हमारे शरीर में लगातार कोर्टिसोल का लेवल हाई रहता है और प्रोसेस्ड खाने से इंसुलिन का लेवल भी अक्सर हाई रहता है। गाइड इसे एक विषाक्त हार्मोनल कॉकटेल कहता है। मतलब लगातार हाई कोर्टिसोल और हाई इंसुलिन। टॉक्सिक कॉकटेल। हाँ। और ये कॉकटेल क्या करता है? ये सीधे सीधे थायराइड के फंक्शन को भी दबा देता है, उसे धीमा कर देता है। अरे? तो शरीर को क्या सिग्नल मिलता है? उसे लगता है कि बाहर कोई आपातकाल चल रहा है, कोई खतरा है, तो वो क्या करता है? वो एनर्जी बचाने लगता है। मतलब वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, फैट स्टोर करने लगता है, भले ही हम कैलोरी जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। क्या बात कर रही हैं? हम ज्यादा खा रहे हैं फिर भी शरीर एनर्जी बचा रहा है? हाँ, क्योंकि उसे सिग्नल गलत मिल रहा है। उसे लग रहा है कि अकाल पड़ने वाला है या कोई बड़ा खतरा है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं, वजन बढ़ता है। हमारी लगातार थकान का एक बहुत बड़ा कारण अक्सर यही अंदरूनी हार्मोनल गड़बड़ी होती है। बाप रे, ये तो आंखें खोलने वाली बात है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमें अंदर से थका रही है, हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ा कर। काफी हद तक हाँ। ये सुनकर थोड़ा डर भी लग सकता है। लग सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। गाइड सिर्फ समस्या नहीं गिनाता। हाँ, ये जरूरी है। समाधान क्या है? बिल्कुल, गाइड समाधान पर बहुत जोर देता है और समाधान की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बुनियादी रोजमर्रा की आदतों से। गाइड इन्हें नॉन नेगोशिएबल कहता है, मतलब ये तो करना ही करना है। नॉन नेगोशिएबल, ओके। क्या है ये? इन्हें सिर्फ अच्छी आदतें नहीं समझना चाहिए,
ये असल में हमारे शरीर को भेजे जाने वाले शक्तिशाली जैविक संकेत है, सिग्नल्स, जो हमारे हार्मोन्स को, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को वापस पटरी पर लाते हैं। अच्छा, जैसे कि गाइड में कुछ मुख्य चीजें हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, नींद की स्वच्छता, हाइजीन। स्लीप हाइजीन, मतलब सिर्फ सोना नहीं, मतलब अच्छी गहरी नींद के लिए सही माहौल बनाना। जैसे रोजाना कोशिश करके एक ही समय पर सोना और जागना, वीकेंड पर भी। ओहो, वीकेंड पर भी? हाँ, इससे बॉडी क्लॉक सेट रहती है। दूसरा, कमरा एकदम अंधेरा होना चाहिए, शायद ब्लैकआउट पर्दे लगाने पड़े। अंधेरा? ठीक है, कमरा ठंडा होना चाहिए, लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस, और शांत। ठंडा गर्मियों में भी? हाँ, शरीर ठंडे में बेहतर सोता है। और सबसे जरूरी, सोने से कम 1 घंटा पहले, 1 घंटा, सारे स्क्रीन बंद, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट सब बंद। 1 घंटा पहले? क्यों? क्योंकि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोकती है। अच्छा, इसलिए नींद आने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो ये हुई नींद की बात। दूसरी नॉन नेगोशिएबल है हाइड्रेशन, पानी पीना। पानी, ये तो पता है। पता सबको है, पर करते कितने लोग हैं सही से? गाइड कहता है सुबह उठते ही सबसे पहले करीब आधा लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। आधा लीटर उठते ही? हाँ, क्योंकि रात भर में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और फिर दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना है। लक्ष्य रखें करीब 2 से 3 लीटर का। और प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जब तक प्यास लगती है आप ऑलरेडी हल्के डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं, और हल्की सी पानी की कमी भी फोकस और एनर्जी को गिरा सकती है। ओके, तो उठते ही पानी और दिन भर पीते रहना। सही। तीसरी चीज, सुबह की धूप, मॉर्निंग सनलाइट। धूप? वो क्यों? जागने के 30 से 60 मिनट के अंदर कोशिश करें कि 10 से 20 मिनट के लिए बाहर निकलकर सीधी धूप लें, बिना सनग्लासेस के। हाँ, सूरज को घूरना नहीं है। पर क्यों? सुबह की रोशनी, खासकर उसकी वेवलेंथ, हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। ये दिमाग को बताती है कि दिन शुरू हो गया है। अच्छा। इससे कॉर्टिसोल का जो सुबह वाला जरूरी पीक होता है वो सही समय पर आता है, और ये रात में सही समय पर मेलेटोनिन बनने के लिए भी स्टेज सेट करती है। मतलब दिन का सही स्टार्ट रात की अच्छी नींद की तैयारी करता है। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है, सुबह की धूप। बिल्कुल। और चौथी नॉन नेगोशिएबल है ध्यान पूर्वक भोजन, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब धीरे धीरे खाना? हाँ, और बिना किसी भटकाव के, मतलब खाते समय टीवी बंद, फोन दूर। मुश्किल है ये तो। मुश्किल है, पर बहुत जरूरी है। अपना पूरा ध्यान खाने पर रखें, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसका स्वाद महसूस करें। हर निवाले को आराम से अच्छी तरह चबाएं। गाइड तो 20-30 बार चबाने को कहता है। 20-30 बार एक निवाला? हाँ, इससे पाचन बहुत बेहतर होता है, शरीर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाता है। और एक और जरूरी बात, पेट भरने का सिग्नल मिलते ही रुक जाना। मतलब जब लगे कि हाँ 80% पेट भर गया है, बस। पूरा ठूस कर नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। इससे वो खाने के बाद वाली सुस्ती, जिसे फूड कोमा कहते हैं, उससे बचा जा सकता है। एनर्जी लेवल स्थिर रहता है। तो ये 4 हो गई, नींद, पानी, धूप और ध्यान से खाना। ये नींव है। बिल्कुल, ये असास है। ये सही नहीं तो बाकी कुछ भी कर लो, असर कम ही होगा। ठीक है, तो ये नींव बनाने के बाद गाइड कुछ और एडवांस्ड रणनीतियों के बारे में भी बताता है, जिनसे हम एक्टिवली अपनी एनर्जी बनाने की क्षमता को और बढ़ा सकें। हाँ बिल्कुल, नींव मजबूत होने के बाद हम उस पर और निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्मेसिस का सिद्धांत आता है। हॉर्मेसिस, ये क्या है? हॉर्मेसिस का मतलब है शरीर को जानबूझकर थोड़ा कंट्रोल्ड स्ट्रेस देना। थोड़ा सा स्ट्रेस देना, वो तो खराब होता है ना? लगातार वाला खराब होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड स्ट्रेस शरीर को मजबूत बनाता है। जैसे वैक्सीन काम करती है, थोड़ा सा वायरस डालते हैं ताकि बॉडी उससे लड़ना सीख जाए। अच्छा, तो जो हमें मारता नहीं वो हमें मजबूत बनाता है वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन सही मात्रा में और सही तरीके से। इसमें कुछ प्रमुख रणनीतियां शामिल हैं। जैसे कि? पहली, पोषण की संरचना, न्यूट्रिशनल आर्किटेक्चर। गाइड सिर्फ अच्छा खाओ नहीं कहता। तो क्या कहता है? वो बताता है कि कैसे खाएं। हर मील में, हर भोजन में 3 चीजों को प्राथमिकता दें: प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स। प्रोटीन, फाइबर, फैट। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। वो अचानक वाला उतार चढ़ाव नहीं होता।
प्रोटीन जैसे दालें, अंडे, पनीर, चिकन, मछली आपको संतुष्ट रखता है। फाइबर, सब्जियां, फल, साबुत अनाज पाचन धीमा करता है। हेल्दी फैट्स, नट्स, बीज, घी, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल भी संतुष्टि देते हैं और हार्मोन्स के लिए जरूरी हैं। इससे एनर्जी लेवल दिन भर ज्यादा स्टेबल रहता है। और गाइड रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाने पे बहुत जोर देता है। रेनबो नट। हाँ, क्योंकि अलग अलग रंग मतलब अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। और जाहिर है रिफाइंड कार्ब्स और चीनी से बचना है। ओके, तो खाने का तरीका भी मायने रखता है। बहुत। दूसरी एडवांस स्ट्रैटेजी है व्यायाम के तौर तरीके। मतलब सिर्फ कसरत करना नहीं, बल्कि कौन सी कसरत क्यों करनी है ये समझना। अच्छा, अलग अलग कसरत का अलग अलग असर। हाँ, गाइड खास तौर पर 3 तरह की एक्सरसाइज पर रोशनी डालता है। पहली, हिच, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। HIIT, वो जिसमें तेज तेज करते हैं फिर रुकते हैं। हाँ, जैसे 30 सेकंड पूरी जान लगाकर स्प्रिंट किया, फिर 60 सेकंड धीरे धीरे चले। ये साइकिल कई बार दोहराई। ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली हार्मोनिक स्ट्रेस है। ये उन्हें ज्यादा कुशल बनने का सिग्नल देता है। कम समय में ज्यादा फायदा। अच्छा, तो HIIT माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है। हाँ, मुख्य रूप से हाँ। दूसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठाना या बॉडी वेट कसरत करना। इससे क्या होता है? इससे मांसपेशियां बनती हैं और मांसपेशियां मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। मतलब वो आराम करते हुए भी कैलोरी जलाती हैं। आपका बेस मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और तीसरा है जोन 2 कार्डियो। ये हल्की से मध्यम गति की एरोबिक कसरत है, जैसे तेज चलना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, इस इंटेंसिटी पर कि आप आराम से बात कर सकें। मतलब बहुत तेज नहीं। नहीं, बहुत तेज नहीं। ये लंबे समय तक की जाती है, जैसे 45-60 मिनट। ये खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाने, उनकी सेहत सुधारने और शरीर को फैट बर्न करने के लिए ट्रेन करने में बहुत असरदार है। तो तीनों को कॉम्बिनेशन चाहिए। HIIT, स्ट्रेंथ और जोन 2। आइडियली हाँ। हर एक का अपना अलग फायदा है। तीसरी एडवांस स्ट्रैटेजी है तनाव प्रबंधन की तकनीकें। स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये भी है, हॉर्मेसिस है। नहीं, ये हॉर्मेसिस नहीं है। ये उस क्रॉनिक स्ट्रेस से निपटने के लिए है जो हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ाता है। इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन, खासकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, बहुत फायदेमंद है। मेडिटेशन कैसे मदद करता है? ये दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत करता है जो फोकस, इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। इससे आप तनाव पर बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं। चिंता और फालतू की सोच में जो मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है, वो बचती है। एक और अच्छी तकनीक है आभार का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर सिर्फ 2-3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे क्या होगा? ये सुनने में छोटा लगता है, पर रिसर्च बताती है कि ये डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ाता है। ये मूड सुधारता है और तनाव झेलने की क्षमता को बेहतर कर सकता है। अच्छा, आसान है पर असरदार है। बिल्कुल। और चौथी एडवांस स्ट्रैटेजी है रणनीतिक पूरकता, मतलब सप्लीमेंट्स का सोच समझकर इस्तेमाल। सप्लीमेंट्स, यहाँ गाइड क्या कहता है? गाइड इस पर बहुत साफ है। पहली बात, सप्लीमेंट्स ऊर्जा बनाते नहीं हैं। नहीं बनाते। नहीं, ऊर्जा तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाते हैं, भोजन और ऑक्सीजन से। सप्लीमेंट्स उस बनाने की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बस। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम की तरह। हाँ, गाइड इन्हें 2 कैटेगरी में बांटता है। पहली, आधारभूत यानी फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स। ये वो चीजें हैं जिनकी कमी आजकल आम है और जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और आयरन, खासकर महिलाओं में जिनकी कमी हो सकती है। इनकी कमी पूरी करना पहला कदम है। ओके, और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है प्रदर्शन और तनाव अनुकूलन के लिए, परफॉर्मेंस एंड एडेप्टेशन। इसमें वो सप्लीमेंट्स आते हैं जो शायद आपकी एनर्जी या स्ट्रेस झेलने की क्षमता को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिन। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, रिसर्च दिखाती है कि ये ब्रेन एनर्जी और कॉग्निटिव फंक्शन में भी मदद कर सकता है। CoQ10, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनाने के लिए जरूरी है। और कुछ एडेप्टोजेंस जैसे अश्वगंधा या रोडियोला।
एडाप्टोजेंस। हाँ, ये हर्ब्स होती हैं जो शरीर को तनाव के प्रति ज्यादा रेजिलिएंट बनाने में मदद करती हैं, कॉर्टिसोल को रेगुलेट करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन गाइड सप्लीमेंट्स पर बहुत जोर तो नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो वार्निंग देता है। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहद बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं। ब्लड टेस्ट करवाना अच्छा रहता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं। सप्लीमेंट्स कभी भी अच्छी डाइट, नींद और कसरत का विकल्प नहीं हो सकते। वो बस एक एडिशनल टूल हो सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। बिल्कुल सही। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि ऊर्जा कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम लेते हैं, बल्कि ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है जिसे हम बनाते हैं। ये हमारे शरीर और मन के बीच गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ। और हमारी रोज की आदतें, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस सीधे तौर पर इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। खासकर वो आदतें जो हमारी बायोलॉजी के साथ तालमेल बिठाती हैं। तो मुख्य बातें क्या याद रखें? पहली, अपनी नींव मजबूत करें। वो 4 नॉन नेगोशिएबल: नींद, पानी, सुबह की धूप और ध्यान से भोजन। इन्हें प्राथमिकता दें। ठीक है। दूसरी, अपने ब्लड शुगर को स्थिर रखने पर फोकस करें। सही खान पान के जरिए वो एनर्जी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए बहुत जरूरी है। ओके। तीसरी, तनाव को मैनेज करना सीखें और व्यायाम जैसी चीजों से हॉर्मेसिस का फायदा उठाएं। मतलब स्ट्रेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। और चौथी, याद रखें कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बड़े बड़े बदलाव एक दिन में करने की कोशिश न करें। लगातार छोटी छोटी सही आदतें अपनाना ज्यादा जरूरी है। कभी कभार की गई बहुत इंटेंस कोशिश से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा सही करना। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। निरंतरता, सही कहा। और गाइड में शायद अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए भी कुछ सुझाव हैं, जैसे तुरंत एनर्जी चाहिए तो क्या करें और लंबे समय के लिए क्या करें। हाँ, गाइड एक टूल किट की तरह है। वो कुछ क्विक फिक्स भी बताता है, जैसे शायद थोड़ा कैफीन या ठंडे पानी से मुंह धोना, पर उसका मुख्य जोर स्थायी आदतें बनाने पर है जो लंबे समय तक काम करें। समझ गया। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर हम सच में इस बात को मान लें, दिल से अपना लें कि ऊर्जा बाहर से मिलती नहीं बल्कि हमारे अंदर इन सब प्रक्रियाओं से बनाई जाती है, तो क्या इससे हमारा पूरा नजरिया बदल नहीं जाएगा? शायद हम सिर्फ कैलोरी कम करने या काम से बचने पर ध्यान देने की बजाय ज्यादा फोकस इस बात पर करेंगे कि हम सक्रिय रूप से, एक्टिवली अपने शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। हाँ, अपनी अंदरूनी फैक्ट्री को कैसे अपग्रेड करें। ये सोच में बदलाव स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक।